हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक नई किताब के बारे में जिसका नाम है मास्टर योर मनी मास्टर योर लाइफ। ये मेरी पहली किताब है जो मैंने किंडल पे ख़त्म की है और ये मेरी पहली किताब भी है जो फिनेंस से रिलेटेड है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा लर्निंग्स मिली। ऑनेस्टली जब मैंने ये किताब पढ़ना शुरू करी तब मेरा पर्सपेक्टिव एकदम डिफरेंट था पैसों को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके। और जब मैं ये किताब ख़त्म कर चुकी हूँ मेरा पर्सपेक्टिव एकदम डिफरेंट है। इतनी सारी लर्निंग्स, इतने सारे की पॉइंट्स कि मुझे लगा कि मुझे आपसे इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है ये कोई बुक रिव्यू नहीं है सिर्फ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। बल्कि आज मैं आपसे इस किताब में मैंने जो कुछ भी सीखा, जो भी मेरी की लर्निंग्स रहे, की पॉइंट्स रहे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। पता है, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है कि पूरी ज़िंदगी हमें लोग ये तो बताते हैं कि हमें बहुत पैसों की ज़रूरत है, हमें बहुत पैसे कमाने चाहिए, हमारा बहुत ही हेफ्टी पैकेज होना चाहिए, पर कभी भी कोई हमें ये नहीं बताता कि आर्ट ऑफ स्पेंडिंग क्या है, कि कैसे हमें स्पेंड करना है। क्योंकि आप कितना भी कमा लें, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कैसे खर्च करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो कभी भी जो आपका पैसा है वो आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में ना सिर्फ इस बारे में बात करने वाले हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं, बल्कि इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि इन्वेस्ट कैसे करना है, स्पेंड कैसे करना है। बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग। सो ग्रैब योर कप ऑफ कॉफी और चाय बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक फाइनेंस। जैसे ही आप किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, पहली जो लर्निंग, पहला जो लेसन आपको मिलता है वो है गोल सेटिंग। अभिषेक कुमार बताते हैं कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए गोल्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A dream without goal is just an idea that is in your head। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्यों आपको कुछ भी अचीव करना है तो आपको उसके लिए गोल सेट करने होंगे। और यही सेम रूल अप्लाई होता है जब हम आपके पैसों के बारे में बात करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने डेली रूटीन बनाते हैं, हम लाइफ गोल्स बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन हम फिनेंस गोल्स नहीं बनाते हैं। अब जब हम गोल्स की बात करते हैं तो आपके गोल्स इस तरह के नहीं होने चाहिए, आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस समडे, आई वॉन्ट टू बाय अ कार। ये बहुत ही वेग गोल्स हैं। इवन ये पर्टिकुलर लेसन मेरे लिए भी रहा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे एक घर खरीदना है, लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे घर खरीदना है तो मुझे घर कहाँ खरीदना है। घर 2 BHK खरीदना है या 3 BHK खरीदना है, मैं कहाँ, मैं कितने का घर लेना चाहती हूँ, अगर मैं घर लेना चाहती हूँ तो मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट है, मुझे कितने की डाउन पेमेंट करनी होगी, कितना लोन लेना होगा, ये सारी चीजें आती हैं। तो 4 पॉइंट्स का बेहद ख्याल रखें। पहला पॉइंट कि आपके गोल रियलिस्टिक होने चाहिए, मतलब आपके गोल अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल मतलब अनअचीवेबल गोल्स हो, आप उसको कभी बस वो आपके ख्वाबों में है और आप कभी भी उसे अचीव ना कर पाए। सेकेंड, आपके गोल्स का कोई रीजन होना चाहिए, कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए तो नहीं करना चाहते क्योंकि आपके कजन ने वो किया है या आपके फ्रेंड ने वो किया है, क्योंकि आप इसलिए कार तो नहीं खरीदना चाहते क्योंकि आप अपने रिलेटिव्स को इम्प्रेस कर सकें। तो आपके पास एक सॉलिड जेन्युइन रीजन होना चाहिए चीजों को करने के लिए। तीसरी चीज, आपके गोल्स टाइम बाउंड होने चाहिए। आपको अपने आप को एक समय देना होगा, नहीं तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी ये सोचते सोचते और आप प्लान नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको घर खरीदना है तो आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं कि मुझे आने वाले 10 साल के बाद घर खरीदना है। चौथी चीज, आपके गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए कि अगर आपको घर खरीदना है तो 2 BHK खरीदना है या 3 BHK खरीदना है, सोसाइटी में घर लेना चाहते हैं या बाहर घर लेना चाहते हैं, आप कौन सी सिटी में घर लेना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करें तो अपने गोल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला, गोल्स, जिसमें आप गोल्स के डिटेल्स लिखेंगे सारे कि आपको क्या क्या चीज उनमें चाहिए, जो भी आपका गोल हो, फाइनेंशियल गोल, चाहे वो आपकी सेविंग गोल हो, इन्वेस्टमेंट गोल हो या आपको कुछ चीज खरीदनी हो। फिर दूसरा आता है टाइम, कितने टाइम पीरियड में आप ये चीज अचीव करना चाहते हैं। थर्ड आता है रीजन, कि क्या रीजन है, आप ऐसा क्यों चाहते हैं। इस बुक का दूसरा लेसन रहा मेक रेजोल्यूशंस। अब जब हम रेजोल्यूशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होता कि रेजोल्यूशंस आर मेंट टू बी ब्रोकन। नो, रेजोल्यूशंस आर मेंट टू बी फॉलोड एंड कंप्लीटेड विद इन द टाइम पीरियड। और ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग करते हैं।
अब आप जब रेजोल्यूशन की यहाँ बात होती है तो किस तरह के रेजोल्यूशन, अगर आपकी कुछ हैबिट्स हैं जो बुरी हैं, मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं और आपका बहुत बड़ा अमाउंट सैलरी का उस पे जाता है, तो आप कभी उतना सेव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं उन हैबिट्स को एलिमिनेट करने के लिए। इस किताब में एक लाइन है कि पर्सनल फाइनेंस स्टार्ट्स विद योर हैबिट्स, एंड दैट इज सो ट्रू। क्योंकि अगर आपकी हैबिट्स सही हैं तो आप अपने आप उस पैसे को अच्छी जगह, बेटर जगह यूटिलाइज कर लेंगे। तो कुछ ऐसे 5 रेजोल्यूशंस लिखिए जिनको आप अपनाकर अपनी पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत करना चाहेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, आई विल स्टॉप स्मोकिंग, और आई विल रिड्यूस स्मोकिंग, और आई विल नॉट बाय ड्रेस इन कमिंग 3 months और 2 months बिकॉज आई डोंट नीड इट। ऐसे करके आप अपने रेजोल्यूशंस लिखिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। इस किताब का जो 3rd लेसन रहा मेरे लिए वो था पुट योर वैल्यूज बिफोर स्टफ। ये पर्टिकुलर लेसन मेरे लिए आई ओपनर रहा। मुझे लगा कितनी खूबसूरत बात है कि अपने वैल्यूज के अराउंड अपनी लाइफ को डिजाइन करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जो हमारे वैल्यूज के अगेंस्ट होती हैं, लेकिन जिंदगी में सिर्फ पैसे कमाना सब कुछ नहीं है। अगर आप अपनी वैल्यूज की अगेंस्ट जाके कुछ करेंगे तो आपको गिल्ट होगा, आपको फियर होगा, और आप कहीं ना कहीं उसके बर्डन में दबते जाएंगे। अपने आप को मेंटल पीस दीजिए और अपने आप को समझाइए कि मैं कोई भी चीज के पहले अपनी वैल्यूज पहले रखूंगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का नुकसान करके पैसे कमा लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, अगर आप दूसरों का बुरा करके खुद का भला नहीं कर सकते, इट इज कम्प्लीटली ओके। यहाँ पे आपको लिखनी है अपनी जिंदगी की 5 ऐसी वैल्यूज जिसके इर्द गिर्द आप अपना जीवन बनाना चाहते हैं। अब जब हम इन वैल्यूज की बात करते हैं तो ये 5 वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं। तो आज आप जाके लिखिए अपनी ऐसी 5 वैल्यूज जिसके इर्द गिर्द आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, और फिर अपने फिनेंस, अपनी अर्निंग, अपना इन्वेस्टमेंट, सब कुछ उसके हिसाब से कीजिए। नेक्स्ट लेसन जो किताब का रहा वो था मेरे लिए से नो टू लोन्स। इस किताब में लिखा हुआ है कि आपको लोन सिर्फ 3 चीजों में लेना चाहिए। एक एजुकेशनल लोन, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोन एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट बन जाता है। दूसरा होम लोन। होम लोन एक ऐसी चीज है कि हो सकता है कि आपके पास इतने पैसे ना हो, या आपने बहुत लेट अपने घर के लिए प्लान करना स्टार्ट किया हो और आप एक घर ओन करना चाहते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट होम लोन का ये है कि आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। तो होम लोन लेना सेंस की बात लगती है कि ठीक है आपने होम लोन लिया है। और तीसरी चीज है लोन फॉर बिजनेस। अब ये भी सेंस देता है कि आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है, क्योंकि हमारी जो लागत लगती है बिजनेस में वो कभी कभी ज्यादा होती है और उतना पैसा आपके पास नहीं होता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस चल जाता है तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है और आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन इन 3 चीजों के अलावा कोई भी लोन लेना हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली जब तक आपके सर पे लोन रहेगा आप चैन से नहीं सो पाएंगे। आपको लगेगा कि मेरे सर से ये बोझ कब उतरे। नेक्स्ट लर्निंग जो किताब की रही वो है से नो टू क्रेडिट कार्ड। ऑनेस्टली मैंने आज तक जितना देखा है कि क्रेडिट कार्ड पर लोग जीते हैं, और क्रेडिट कार्ड के साथ होता क्या है कि आपको सीधे कैश अपने हाथ से नहीं देना होता है और उस समय पैसे आपको नहीं देने होते हैं, तो आप हर जगह से स्वाइप करते जाते हैं। पर मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है उसको पे करते हुए, उसकी फीस पे करते हुए, और मैं वो देख के इतना डर गई थी कि मैंने कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। और मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी जिंदगी बहुत बहुत ज्यादा सुकून में है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महंगी चीजें नहीं लेती हूँ, मैं महंगी चीजें लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके लिए पहले पैसे इकट्ठा कर सकूँ और फिर मैं उस चीज को लूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं बहुत कंट्रोल रखता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड में, मैं पहले पेमेंट कर देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट ना देना पड़े। लेकिन सच ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की वजह से काफ़ी ऐसी चीज़ें खरीदते हो जो आपको ज़रूरत भी नहीं होती, जैसे कि एन एक्सपेंसिव डिनर, वो एक्चुअली आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसे कम पैसों में भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज यू हैव अ क्रेडिट कार्ड यू विल गो एंड स्वाइप दैट। और क्रेडिट कार्ड के केस में सिर्फ इतना नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें देनी होती है, एनुअल फी देनी होती है, लेट फी देनी होती है, ओवर द लिमिट फी देनी होती है, कैश एडवांस फी देनी होती है, और आप अगर क्रेडिट कार्ड नहीं भी यूज करते हैं तो आपको डॉर्मेंसी चार्जेस देने होते हैं। ऑनेस्टली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बैंक, और इसलिए आपको हर जगह इतने सारे लोग क्रेडिट कार्ड आपके पास आके बेचते हैं लिटरली कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। और जो लास्ट टिप है इस बुक की वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 5 फंड्स फंडा।
अब 5 फंड्स फंडा क्या है? ये बेसिकली 5 तरह के फंड्स हैं जो आपको खोलने चाहिए जैसे ही आपकी जॉब लगती है, जैसे ही आप अर्न करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट किया है इसको, आप अभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी इस बुक को ख़त्म करने के बाद ही ये इम्प्लीमेंट किया है। तो जो पहला फंड आपको खोलना होता है, आपको वो फिनेंस फंड खोलना होता है। इसमें आपको 10% ऑफ योर नेट सैलरी, मतलब जितना भी कट पिट के आता है आपके पास, उसका 10% आपको हर महीने डालना है। और जैसे ही आपकी सैलरी आती है उसी दिन आपको ये डालना है। और इस अकाउंट में जितना भी पैसा है उसको आपको पैसिव इनकम के लिए यूज करना है, पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए यूज करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना है। ये आपके खर्चे के लिए नहीं है। तो जब भी आपको लगे कि मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है, आप इससे खरीद सकें, या कोई भी और चीज, लेकिन मेक श्योर कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए हो। दूसरा फंड जो आपको खोलना होता है वो होता है सिंकिंग फंड अकाउंट। सिंकिंग फंड अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जिसमें आप उस चीज के लिए पैसा डालते हैं जो चीज आपको आगे जाके खरीदनी है। कोई भी महंगा गैजेट, कार, कोई भी ऐसी चीज जो आप तुरंत नहीं ले सकते, तो आपको हर महीने अपने अकाउंट से, नेट इनकम से 10% इस अकाउंट में डालना है। आप हर महीने डालते रहिए और जब भी आपके पास उस पर्टिकुलर चीज के लिए अमाउंट हो जाए, आप वो चीज खरीद लें। और मुझे लगता है ये बहुत ही सही तरीका है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मुझे अभी रिसेंटली ड्रोन खरीदना है। अगर कोई ड्रोन 60,000 का आएगा या 70,000 का आएगा तो मुझे 6-7 महीने तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस अकाउंट में, और उसके बाद मैं इसको विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड, विदाउट एनी EMI ले सकती हूँ। तीसरा अकाउंट जो आपको खोलना होता है वो होता है नेसेसिटी अकाउंट। इसमें भी आपको 10% अपनी सैलरी का डालना है, और इनको सिर्फ जरूरी चीजों के लिए, जो भी आपकी रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं उसके लिए इस एक्सपेंस को यूज करना है। चौथा फंड जो आपको खोलना है वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में आपको 10% हर महीने डालना है कि आपकी जिंदगी में कभी भी कोई इमरजेंसी आए, कोई एक्सीडेंट हो, या आपके मॉम डैड को एकदम जरूरत हो, या आपके घर में कुछ ऐसा खराब हो गया हो जो आपको सही कराने में बहुत सारे पैसे लग रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए ये पैसा उस वक्त काम आएगा। अब आप बहुत लोग बोलेंगे कि हम पहले से क्यों नेगेटिव सोचें। ठीक है, पॉजिटिव सोचिए, पर पॉजिटिव सोचने का ये मतलब नहीं है कि आप रियलिस्ट होना बंद कर दें। लाइफ में रियलिस्टिक होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप जिंदा हैं, आप काम कर रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो कुछ चीज़ें लाइफ में बुरी भी होंगी, और उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। और अगर हम तैयार रहते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर कम कर सकते हैं। अब इमरजेंसी के साथ आपको ये समझना है, वेकेशन इमरजेंसी नहीं है, कोई ड्रेस लेना इमरजेंसी नहीं है, होटल में खाना खाना इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी शुड बी एन इमरजेंसी जिसमें आपके मेडिकल एक्सपेंस आ सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो एकदम से आ गया, और फॉर एग्जाम्पल एकदम से आपकी जॉब चली गई, तो आप उस फंड को उस वक्त यूज कर सकते हैं। इन सब के लिए आपका इमरजेंसी फंड काम आएगा। लास्ट फंड जो आपको खोलना है वो है फंड। इसमें आपकी सैलरी का 10% आपको हर महीने डालना है, और इसके लिए आप फन एक्टिविटीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट जाना, कोई गेम खेलने जाना, कोई वाटर पार्क जाना, और भी चीज़ें जिनके लिए भी आपको यूज़ करना है। लेकिन याद रखिए, जैसे ही इस अकाउंट में आपका बैलेंस 0 होता है, आपका फंड वहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए। आप बाकी फंड से इसके लिए नहीं निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मैं 50% इन फंड्स में डाल दूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, मैं बाकी 50% में अपना काम कैसे चलाऊंगा? वैलिड क्वेश्चन। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जो ये फंड्स हैं, इसमें से सिर्फ 2 फंड ऐसे हैं जिनको आप खर्च के लिए यूज नहीं कर सकते। पहला फिनेंशियल फंड, सेकंड इमरजेंसी फंड। बाकी जो तीनों फंड है वो आपके खर्च के लिए ही है। तो इसको इम्प्लीमेंट करके आप अपना खर्च बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हो, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही चीज़ है इम्प्लीमेंट करने के लिए। जितना जल्दी आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने सीखी और मैंने इम्प्लीमेंट की हैं इस बुक को पढ़ के। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि इस किताब को पढ़ने के लिए आपको फाइनेंस की बहुत नॉलेज होनी चाहिए, या ऐसा कुछ होना चाहिए, या बिगनर्स नहीं पढ़ सकते, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी भी ये पहली फाइनेंस रिलेटेड बुक थी, और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़रूर से ज़रूर फाइनेंस की और किताबें पढ़ूंगी ताकि मैं फाइनेंस के बारे में गोल सेट कर सकूं। ये तो सिर्फ कुछ टिप्स थी, इसके अलावा किताब में बहुत कुछ दिया है। इफ़ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, स्टॉक्स,
there are separate chapters for that. I couldn't cover it here, I was only covering the highlights और की पॉइंट्स, तो मैंने इसलिए उसको कवर नहीं किया, लेकिन आप आराम से वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी किताब है, इस किताब को पढ़ना चाहिए। दूसरा, इस किताब में लिए लेसन्स को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तीसरा, अगर आप इस किताब को ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव फाउंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज do like, comment, share and subscribe my channel. It will mean the world to me. I'll see you next week. Also, please let me know any other finance book that you have read and found very useful. I would love to read it and I would love to review it. Bye bye till the next week.